तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा चैप्टर चल रहा था द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, हम इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में हमने उसकी पूरी हिस्ट्री अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई और तकरीबन 1948 तक हम उसको जितने भी ऑटोमन एम्पायर या ब्रिटिश या फ्रांस के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, उनसे क्या प्रोमिसेस किए गए, जो कि प्रोमिसेस को ऑन नहीं किया गया। और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया पैलेस्टाइन से, वहाँ के मुस्लिम से, वो के आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम आगे इसका एक कंटिन्यूस सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि पैलेस्टाइन स्टेट के सूरत में होगा। बट वो भी पूरा नहीं हुआ और एक ये जो एग्रीमेंट था वो 1948 को एक्सपायर हो गया। ब्रिटिश का जो एक था और वो फोर्स कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ही थे यहूदी कि आप इस एग्रीमेंट जो एक मैंडेट है फलस्तीन को, वो जो है वो आप उससे विड्रॉ करें और अपना इस पूरे मैंडेट को जो है वो यूनाइटेड नेशन के हैंड ओवर कर दें। बट इंग्लैंड जो है इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन उसने वो जो उसके जो अपना प्रॉमिस था उस पर भी उसने उसको भी ऑन नहीं किया। उस पर कोई डिस्कशन फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। ऑटोमेटिकली ये एग्रीमेंट 1948 में एक्सपायर हो गया और जब 1948 में एक्सपायर हुआ तो जितने भी जूइश थे जो 5 to 6% थे उस वक्त, जो कि मैंने अपने जो टॉप का जो एक पेज है चैप्टर का, उसमें मैंने आप देखें गौर से तो उसमें दिखाया गया कि किस तरह से पहले 1948 में मुसलमानों की वहाँ क्या पॉपुलेशन थी, फिर 67 में, फिर ग्रेजुअली 2016 में मुसलमान का ऑक्युपाइड एरिया कितना कम रह गया और तकरीबन उन जगहों पे जो है वो जो यहूदियों का कब्जा हो गया और मुसलमान बहुत ही थोड़े से एरिया में एकदम जो है वो सराउंडेड पूरे जो इस्राइली स्टेट है उसके अगेंस्ट में बिल्कुल महदूद या लिमिटेड कर दिए गए उन एरिया में। अच्छा, जब 1948 से ये सारी इसराइल की जो एक्सपेंशन चल रही थी कि मुसलमानों को हटाएं, उनके कब्जा करें, उनकी ज़मीनें अगर वो परचेज कर रहे हैं, अगर नहीं सेल करते तो ज़बरदस्ती उनको जो है वो वहाँ से एक्साइल कर दिया जाए या निकाल दिया जाए। और इसके पीछे पूरे जो अमेरिकन यहूदी जो बड़ी कम्युनिटी थी, अमीर तरीन वेल्दी लोग थे, वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे कि इस तरह से करें। और वो जो नॉर्मल जो स्टेट के जो रेट थे वो 10 टाइम हायर देने को वो तैयार थे। जो गरीब थे वो ज़मीनें दे रहे थे और जो नहीं छोड़ रहे थे उनको ज़बरदस्ती जो है जो रेफ्यूजीज कैंप में जो है ना उनको एक्साइल किया जाता है। यहाँ तक कि उनको उन रेफ्यूजीज कैंपों में भी जो है वो नहीं बख्शा गया। इसी तरह एक बहुत बड़ा इंसिडेंट शतीला और साबरा के कैंपों में है, जहाँ से उन रेफ्यूजीज कैंपों पे भी जो है वो इसराइली एयरक्राफ्ट और उसकी आर्मी ने अटैक किया और हज़ारों लोग उस वक्त जो है वो शहीद हो गए। इस पूरी 48 के बाद तकरीबन 3 जंगें वहाँ फ़लस्तीनियों ने और उनके साथ बैकअप में दूसरे मुस्लिम कंट्रीज थे, सऊदी अरब, पाकिस्तान, जॉर्डन, ये सारे मुल्क थे, इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। बट वो यहूदियों से नहीं जीत सके। पहली जंग जो 1956 में हुई, जो स्विस कैनाल पे हुई, स्विस वॉर के नाम से होती है, ये इजिप्ट और इसराइल की एक जंग थी जो कि स्विस कैनाल पे जो है कंट्रोल हासिल करने के लिए थी। और उसके साथ जो गाजा स्ट्रिप है, यानी गाजा जो मुसलमानों का एक बड़ा पॉपुलेटेड एरिया था, उस पर कंट्रोल के लिए था। वो जंग वो हार गया। इसके बाद 1967 की जो एक 6 डे वॉर हुई, ये बहुत बड़ी जंग थी जिसमें कहते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी जो जॉर्डन का साथ दिया। लेकिन और एक साइड पे पूरा स्विस इजिप्ट था जिसको लीड कर रहा था जमाल अब्दुल नासिर। बहुत ही जंग थी, करीब थी कि ये मुसलमान ये जंग जीत रहे थे। इसराइल और जितने भी ऑक्युपाइड एरियाज हैं इसराइल के, वो जो है वो आज़ाद करवा लेते। लेकिन उसके बैक पे जो था वो जाहिर बात है, आप सबको पता है कि अमेरिका था इसराइली बेस बैक पे। तो 6 डेज की ज़बरदस्त और बहुत ही हैवी बैटल के बाद या जंग के बाद भी जो है वो
मुसलमान वो इलाके खाली नहीं करा सके और नतीजा उसका उलट निकला। और नतीजा क्या निकला कि इसराइल ने इजिप्ट के बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया और जो जॉर्डन का जो नॉर्दर्न एरिया था या इसराइल का जॉर्डन नॉर्दर्न एरिया जो जॉर्डन के साथ लगता था, गोलान हाइट्स, वहां पे भी कब्जा कर लिया। तो इसका इस जंग का नतीजा बिल्कुल उलट निकला और जमाल अब्दुल नासिर ने कह के जंग खत्म कर दी कि हम सब इसराइल से तो लड़ सकते हैं बट हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसका मतलब साफ जाहिर था कि इसराइल की बैक पे जो था वो अमेरिकन वेपन्स और उसकी पूरी मिलिट्री खड़ी थी, जिसकी वजह से ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल था। इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसराइल और इजिप्ट को अपने जो इलाके को फ्री करवाने के लिए इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट साफ जाहिर है ये हुआ कि उसे इजिप्ट को इसराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा। और तो ये जॉर्डन ने नहीं किया और जॉर्डन की वो तमाम एरिया रहे तो वो जॉर्डन की एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो इसराइल की टेरिटरी में आ गए। ये एक अजीब सा वाक़या था कि वो इसराइल की टेरिटरी थी लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जॉर्डन की थी, जॉर्डन के लोगों, और वहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म होता, कभी अटैक हो जाता, कभी यहूदी आके उन पर हमला कर देते। लेकिन इजिप्ट को अपने इलाके जो वो फ्री करवाने के लिए इसराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा, ये एक, और जिसकी वजह से वो OIC या मेंबरशिप भी इजिप्ट को ख़त्म करनी पड़ी। ये फिर उसके बाद 1973 में एक और जंग हुई, वो ये तकरीबन तीनों जंगें जो हैं अनसक्सेसफुल रही, इनका कोई जो है नतीजा नहीं हुआ। और नतीजा यही हुआ कि इसराइल पहले से ज़्यादा रिजिड होता चला गया, उसको हराना पॉसिबल नहीं रहा और ज़्यादा उसके मुसलमानों के बारे में सख्त रवैया, सख्त वीरियत आती रही, स्पेशली जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान थे उनके बारे में। 1973 की जो वॉर हुई उसको लीड किया उस वक्त की एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने, PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको इसने जब इनडायरेक्टली इसराइल से जंग की तो वो कुछ इलाके गाजा के और नॉर्दर्न गोलान हाइट्स के जो है वो रिकवर करने में कामयाब हो गई। और उसको लीड कौन कर रहा था? PLO का उसका हेड था यासिर अराफात। यासिर अराफात की लीडरशिप में जो है वो इस जंग में 1973 की जंग में वो काफ़ी जो ऑक्युपाइड इलाके थे फ़लस्तीन के वो फ्री करवाने में PLO कामयाब हुई। इसीलिए PLO को एक ऑब्जर्वेशन और OIC में मेंबरशिप मिल गई एज एन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जाहिर बात है वो एक कंट्री तो था नहीं, ना ही गवर्नमेंट थी, बट एक रिप्रेजेंटेटिव थी फ़लस्तीनियों की, जिसकी वजह से उसको OIC की मेंबरशिप मिल गई। देखिए इसका भी कोई ख़ास नतीजा निकला। PLO आखिर में यासिर अराफात अपनी स्ट्रगल जारी रखी और वो ग्रेजुअली जो है वो PLO जाहिर बात है इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी कि बाकायदा एक जो है इसराइल जैसी बड़ी आदमी के साथ जंग कर सके। वो एक गोरिल्ला वॉर टाइप की जंग लड़ते थे, कुछ अटैक करते और इस तरह एक उनको 73 में तो कुछ सक्सेस मिल गई थी, बट कंटिन्यूटी के साथ वो इसको अपनी सक्सेस को कामयाब रख नहीं सकी। उनके सामने इसराइल की एक बड़ी आर्मी और गवर्नमेंट थी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो इसराइली गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू अपनी जो वो सेटलमेंट थी वो बढ़ाते चले गए, यानी मुसलमानों के इलाकों पे कब्जा करते रहे और अपनी कॉलोनीज या अपनी सेटलमेंट बनाते रहे और मुसलमानों को पीछे जो है वो और धकेलते रहे, यहाँ तक कि गजा का जो बहुत बड़ा इलाका था वो भी बहुत समय के छोटा सा जो है ना वो एरिया बन गया और मुसलमानों के बहुत बड़े एरिया पे जो है इसराइल का कब्जा हो गया। उसने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। इसके वजह से वहाँ के फ़लस्तीनियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसराइल के खिलाफ। तो उन्होंने एक जाहिर बात है अगर हम किसी वेपन से जंग के साथ लड़ते तो सामने एक बहुत बड़ी इसराइल की मिलिट्री मशीन थी जो कि बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती थी। तो दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज कायम करने के लिए उस वक्त PLO ने एक इसराइली या इसराइल आर्मी के अगेंस्ट में एक कैंपेन शुरू किया, फाइटिंग का एक तरीका शुरू किया जिसको हम क्या कहते हैं, इंतिफादा। क्या कहते हैं? इंतिफादा। ये
मिलिट्री कैंपेन शुरू की, यानी इसमें कोई वेपन्स तो नहीं थे, जस्ट एक कपड़े का एक वो होता था, उसमें पथराव करते थे, यानी जो जूइश या इजरायली आर्मी या टैंक या सोल्जर्स होते थे उन पे पथराव करते थे इस तरह से, यानी दुनिया के सामने ये इमेज जाहिर करना था कि देखिए हम तो अनआर्म्ड हैं और सिर्फ पथराव कर रहे हैं, और ये हमें टैंक हम पे फायरिंग कर रहे हैं, टैंक चला रहे हैं और मॉर्टर्स फेंक रहे हैं हमारे घरों पे, और जबकि हम अनआर्म्ड हैं। दुनिया के सामने सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो हुआ, लेकिन क्योंकि पहले से प्लान बना था कि ऐसा करना है, स्पेशली वेस्ट जो कि इसराइल के पीछे खड़ा था, बैक पे था, तो वो इस इमेज को जो एक सॉफ्ट इमेज फलस्तीनी अपने तौर पे बना रहे थे, उसका फायदा तो हुआ, लेकिन इन दी एंड उसका ये फायदा हुआ कि यासिर अराफात को जो डेवोस में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त नेतन्याहू, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और कुछ उसको जो है ऑटोनोमस या कुछ फलस्तीनियों को आज़ादी देने की बात हुई। तो यासिर अराफात के साथ जो ये एग्रीमेंट हुआ, यासिर अराफात का एग्रीमेंट हुआ, ये 1994 में हुआ, और लेकिन इस एग्रीमेंट के होने के बावजूद यही डिसाइड हुआ था कि फर्दर सेटलमेंट जो है यहूदियों की आबादकारी जो है वो मुसलमानों के इलाके में नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू अपनी सेटलमेंट को रखते रहे। और यासिर अराफात की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 2004 में यासिर अराफात की डेथ हो गई, और उसके 3 साल के बाद जो वेस्ट बैंक था यानी गजा था, जो था गजा स्थित मुसलमानों के एक बड़ा पोलिटिकल एरिया था, वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था हमास का, तो हमास ने वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया। वो ज़्यादा PLO के बनिस्बत एक ज़्यादा मिलिटराइज्ड थी ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो इसराइल के साथ बाकायदा एक मिलिट्री कैंपेन चलाना चाहती थी, और स्टिल वो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। लेकिन उसके यके बाद दीजिए, यानी कंटिन्यू एक के बाद एक जो उसके लीडर थे, पहले अहमद यासीन, दूसरे 2 लीडर थे, वो उनको एक एयर स्ट्राइक में जो है ना हलाक कर दिया गया। इसका हमास को भी जो है वो एक बहुत ही एक जो उसकी लीडरशिप के खत्म होने की वजह से एक झटका लगा, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन नहीं चला सकी अभी तक, और तो वो अभी तक कायम है, और एक वाहिद एक डेटरेंस उसने इसराइल के खिलाफ रखा हुआ है कि एक कोई भी एक मिलिट्री टाइप की सम सॉर्ट ऑफ उसके साथ एक एग्रेशन है अभी तक फलस्तीन में, और वो है हमास। अच्छा, हमास के जो इस वक्त लीडर थे महमूद अब्बास, उनके साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ गया किया कि हम एक सेटलमेंट कर लेते हैं, किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमास ने या महमूद अब्बास ने इसको रिफ्यूज कर दिया, और इसने कनेक्ट किया कि जब तक आप जो सेटलमेंट रोकेंगे नहीं, हम आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसराइल अपना जो सेटलमेंट कंटिन्यू रखा, मुसलमानों को उनके इलाकों में कब्जा करता रहा, और जो भी उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है या लोकल लोग खड़े होते जिनके ज़मीनों पर कब्जा करके वो फ्लैट्स या घर या कॉलोनीज बना रहे होते, उन पर ज़बरदस्त उनके साथ जो है ना वो सख्ती और कत्ल और जेलों में विदाउट एनी परमिशन उठा के लेके जाते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके साथ वो इस तरह का जुल्म करके जुल्म रखा हुआ है, और वो कंटिन्यू रख रहे हैं। और आज ये नौबत आ गई कि यरूशलेम तक उनका कब्जा हो गया, और यरूशलेम पे जो है वो इसराइल का कैपिटल अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि फलस्तीन का कैपिटल है। बेसिकली इसराइल का जो कैपिटल है वो तल अवीव है, और लेकिन अमेरिका ने उसको कहा कि यरूशलेम जो है वो अब इसराइल का कैपिटल होगा। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और जाहिर बात है ये मुसलमानों का अगेंस्ट में, और ये ऐसा यानी एक कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया का कि लोग कहते हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया तो शायद दुनिया के तमाम मसले खत्म हो जाए। तो जाहिर बात है तमाम मसले तो खत्म होने नहीं है, लिहाजा ये मसला भी चलता रहेगा। गॉड नोज कि ये मसला खत्म हो या ना हो, लेकिन फलस्तीनियों पे जो इस बड़ा ही जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ करेंगे तौफीक फरमाए कि फलस्तीनी इस जुल्म, इसराइली जुल्म से हमसे निजात हासिल करें।
उनका कोई निजात दहिंदा हो या अल्लाह ताला कोई ऐसी तबीर बनाए कि उन मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है वो जो है वो अल्लाह ताला उनको अपने उस जालिमों से महफूज रखे। दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ मैं ऐसी वीडियोस लिंक शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है वो ज़रूर देखिएगा, जिससे हमारे आज के लेक्चर को काफ़ी जो है वो कवर रेलिवेंस लेक्चर है और हमारे आज के लेक्चर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कि किस तरह से इसराइली ज्यूइश सेटलमेंट या वहाँ के फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।